अगर हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो हिंदी भाषा शिक्षण में हम गद्य भी पढ़ते हैं, पद्य भी पढ़ते हैं और व्याकरण भी पढ़ते हैं। और तीनों का जो हम रूप है एक दूसरे से अलग होता है। इस आधार पर तीनों की जो पाठ्य योजनाएं हैं उनमें भी हमें अंतर दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। और आप अगर इस वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनाना सीख जाएंगे। और इसका आपको लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद, जैसे आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो विषय लिया है व्याकरण में, प्रकरण जो मैंने लिया है संज्ञा, तो अगर आप इस पाठ्य योजना को आखिरी तक देखते हैं तो आपको आगे आप व्याकरण में जो दूसरे विषय हैं, क्रिया है, सर्वनाम है, समास है, अलंकार है, आप कोई भी विषय लें तो इस पाठ्य योजना का अनुकरण करके आप सभी विषयों पे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आप पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसी प्रारूप का इस्तेमाल करके आप व्याकरण शिक्षण की और सभी पाठ्य योजनाएं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो लेक्चर को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें ताकि आपको व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनाना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं पवन मिश्रा और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम हिंदी भाषा शिक्षण में, अगर हम व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको इससे पहले की भी जो पाठ्य योजना बनाई थी सामाजिक अध्ययन की, तो उसमें भी मैंने बताया था कि प्रारूप में एक चीज जो है बिल्कुल समान रहती है। जैसे कक्षा 6 विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण क्या करने जा रहे हैं संज्ञा, दिनांक क्या है, जो आज की जो दिनांक है, कालांश तीसरा, समय अवधि 40 मिनट। आपकी जो कक्षा है चाहे 30 मिनट की है, 35 मिनट की है, तो जो है आप उसको लिखना। और पीरियड कौन सा है, कालांश कौन सा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के सामान्य उद्देश्य की। तो अगर हम हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, गद्य पद्य और व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, आप व्याकरण का कोई भी विषय लेंगे तो सामान्य उद्देश्य बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ सामान्य उद्देश्य हैं व्याकरण शिक्षण के कि विद्यार्थियों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों में भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण क्षमता का विकास करना और विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव जागृत करना। तो आप कोई भी व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनाएं, ठीक है, आप सामान्य उद्देश्य बिल्कुल बस आप यही लिखेंगे, इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यही सामान्य उद्देश्य लेना है, चाहे व्याकरण शिक्षण की आप कोई भी विषय आप ले रहे हैं। ठीक है, क्रिया ले रहे हैं, सर्वनाम ले रहे हैं, आप अलंकार ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो आप इसी उद्देश्य को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विशिष्ट उद्देश्य, हम जो भी प्रकरण, जो भी हम बच्चों को पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य उसी से संबंधित होता है, उसी पाठ से संबंधित होता है। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक जो बच्चों के ज्ञान से संबंधित होता है, बोधात्मक जो बच्चों के समझ से संबंधित होता है कि जो बच्चा उस चीज को समझता है, उसको पूरा गहन अध्ययन करने के बाद जो उसको सीखता है। ठीक है, तो बोधात्मक, प्रयोगात्मक की बच्चा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी सीखता समझता है, उसको अपनी जीवन में किस तरह से प्रयोग में ला रहा है। और कौशल, तो उससे कौशल मतलब हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो बच्चों के कौन कौन से कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ये उद्देश्य हमें कहाँ से लेना है? तो आपको अपने आप से नहीं लेना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए आपको ब्लूम का एक चार्ट आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, आपको यहाँ से लेना है। तो ज्ञानात्मक में मैंने 2 उद्देश्य लिए। ठीक है, एक मैंने लिया कि जब मैं कोई भी व्याकरण में पढ़ाऊंगा तो बच्चा उसको परिभाषित कर सके और जो संज्ञा है उसके भेदों के नाम बता सके। तो मैंने ज्ञानात्मक में 2 लिया, परिभाषा देना और नाम देना। ठीक है, तो देखिए, विद्यार्थी संज्ञा और उसके भेदों को परिभाषित कर सकेंगे और संज्ञा के भेदों के नाम बता सकेंगे। ठीक है, अब आप मान लो
संज्ञा के अलावा अगर आप बच्चों को क्रिया पढ़ा रहे हो तो आप भी यहाँ पे बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम रखिएगा और बिल्कुल इसी तरह से रखिएगा। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना पाठ बदलना है, ठीक है, जो प्रकरण है वो बदलना है। अगर आप क्रिया का बना रहे हैं तो विद्यार्थी क्रिया और उसके भेदों को परिभाषित कर सकेंगे, क्रिया और उसके भेदों के नाम बता सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप समास लेते हो, ठीक है, आप अगर अलंकार लेते हैं, ठीक है, आप किसी तरह का व्याकरण में और भी जो भी विषय आप ले रहे हैं, तो आप जो भी लेंगे आप क्या करेंगे, आप सिर्फ आपको विषय बदलने हैं, आपको जो भी पाठ पढ़ा रहे हो पाठ का नाम बदलना है, बाकी ये चीजें आप इसी तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हैं और आपका बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप बस ये चीजें सीख लेंगे तो आपको आप व्याकरण के बाकी भी पाठ योजनाएं बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसी तरीके से बोधात्मक में मैंने कौन सा उद्देश्य लिया, वर्णन और अंतर। मैंने यहाँ से क्या लिया, वर्णन और अंतर, ठीक है। तो वर्णन करना और इसके अलावा विद्यार्थी क्या करेंगे, अंतर करना। तो किसमें अंतर करेंगे, तो संज्ञा और इसके भेदों का वर्णन कर सकेंगे और उनके भेदों में अंतर कर सकेंगे। तो इसी तरह से आप चाहे क्रिया ले रहे हो, चाहे सर्वनाम ले रहे हो, चाहे समास ले रहे हो, तो उसमें भी आप बिल्कुल क्या करना है, आपको सिर्फ अध्याय का नाम बदलना है, ठीक है। जो प्रकरण करवा रहे हो, जो पाठ करवा रहे हो, उसका नाम बदलना है, बाकी चीजें ऐसे ही आ सकती हैं ज्यादातर में, ठीक है। इसी तरह से प्रयोगात्मक में, कि प्रयोगात्मक में क्या है, विद्यार्थी संज्ञा और इसके भेदों के उदाहरण दे सकेंगे और संज्ञा शब्दों से वाक्य का निर्माण कर सकेंगे। इसी तरह से आप क्रिया का बना रहे हो तो आप बिल्कुल यही चीज कर सकते हो, आप समास का बना रहे हो, आप सर्वनाम का बना रहे हो, आप विशेषण का बना रहे हो, तो आप बिल्कुल यही चीजें लिख सकते हो। और अगर हम व्याकरण बच्चों को पढ़ाते हैं तो किन किन कौशल का विकास होगा, तो बच्चे सुन रहे हैं तो श्रवण कौशल, लिख रहे हैं तो लेखन कौशल, ठीक है, बोल रहे हैं तो उनके वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। तो इस तरह से आप हिंदी भाषा के जो 4 कौशल हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षण सामग्री में मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट पेपर इस्तेमाल किया तो इसने लिखा। और विधि, अब एक प्रश्न आया कि गद्य शिक्षण की विधियां अलग है, पद्य की अलग है और व्याकरण की अलग है, तो व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पे। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, आगे जब मैं गद्य और पद्य के जो पाठ्य योजना बनाऊंगा तो उस पर भी मैं आपको इन विधियों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम व्याकरण शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण में वैसे तो और भी विधियां होती हैं, लेकिन जिसका हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। अब देखो आगमन निगमन जो विधियां हैं, आप आगे सीटेट का भी है तो उसमें भी ये पूछ सकते हैं। आप आगे चल के शिक्षक से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हो, शिक्षक चाहे डीएसएसबी का हो गया, केवीएस का हो गया, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद परिभाषा बताई जाती है, नियम बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पहले संज्ञा का उदाहरण दोगे, उसके बाद आप संज्ञा की परिभाषा बताओगे। और निगमन विधि में बिल्कुल उल्टा है, पहले इसमें परिभाषा बताई जाती है और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आगमन विधि को ही सबसे अच्छी विधि मानते हैं, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है ताकि बच्चा आसानी से उस पाठ को, उस व्याकरण में जो भी हम प्रकरण ले रहे हैं उसको समझ सके और उसके बाद हमें उसकी परिभाषा हम बच्चों को बताते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि जो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर मानी जाती है, आगमन विधि, ठीक है। तो मैंने अपनी पाठ्य योजना में कौन सी विधि ली, आगमन विधि। और विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे, तो संज्ञा जैसे हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, तो ये चीजें तो बच्चों को पता ही होती है, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी कि अब देखिए जो प्रस्तावना है यहाँ पे, इसको मैंने काले रंग में क्यों लिखा है। तो व्याकरण शिक्षण में ज्यादातर होता है कि हम जो शुरुआत करते हैं, उदाहरण देते हैं, तो हम बोलने की वजह अगर हम श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड से हम शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने भी शुरुआत जो की है वो मैंने किस पे की, श्याम पट पर की, ब्लैक बोर्ड पे की। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे, ठीक है, और फिर बच्चों से प्रश्न पूछा। तो जैसा पहला वाक्य क्या है, राम कक्षा 4 में प्रथम आया। तो बच्चों से मैंने पूछा कक्षा 4 में प्रथम कौन आया, तो बच्चों ने बोला राम, ठीक है। और राम क्या है, तो बच्चों ने बोला नाम है राम। तो मैंने राम पर क्या किया, रेखांकित किया, ठीक है। इसी तरह से मेज के ऊपर कलम है, तो मेज के ऊपर क्या है, तो बच्चों ने बोला कलम। और मेज और कलम क्या है, तो ये वस्तु के नाम है, बच्चों ने बोला, ठीक है। इसी तरीके से
इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में शिमला घूमने गए। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने गए, बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चों ने बोला शिमला। और शिमला क्या है, जगह का नाम है। इसी तरीके से बच्चों की हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे क्या अच्छी लगती है, तो मुझे क्या अच्छी लगती है, तो बच्चों की हंसी अच्छी लगती है। और हंसी क्या है, तो एक तरह से भाव है। तो इस तरह से मैंने बच्चों को पहले कुछ वाक्य लिखे, उदाहरण दिए। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ, प्रकरण पे आता हूँ कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि अब देखिए, जो प्रस्तावना होती है हमेशा अज्ञात से अज्ञात की तरफ होती है। मतलब पहले हम बच्चों से वो प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को आते हैं, तो आसान प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित है। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जब अध्याय की तरफ आते हैं, तो ज्ञात से, मतलब जो बच्चों को पहले आते हैं, और अज्ञात की तरफ, कि जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि वो चीजें बच्चा अभी सीखेगा, अभी उसने बच्चे ने सीखा नहीं है। तो इसलिए हम, आखिरी प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, जिसका संबंध हमारे अध्याय से होता है। तो इसी तरीके से समस्यात्मक प्रश्न बच्चा नहीं बता पाता तो हम बच्चों को बताते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का पता चले उन्हें संज्ञा कहते हैं। और आज के अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा और इसकी भेद। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रस्तुतिकरण, हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए संज्ञा। तो शिक्षण बिंदु में संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो इसी तरीके से विद्यार्थी संज्ञा शब्द को परिभाषित करने योग्य होते हैं। तो व्यवहारगत उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मान लो मैं संज्ञा बता रहा हूँ, तो मैं जब संज्ञा बताऊंगा तो मेरा एक उद्देश्य होगा कि जब मैं बच्चों को संज्ञा बताऊं तो उसके बाद बच्चा उसको समझे, उसको सीख सके। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब मैं बच्चों को संज्ञा पढ़ाता हूँ तो बच्चा उसकी परिभाषा दे सकता है, इससे योग्य हो जाएगा कि उसको परिभाषित कर सके। ठीक है, तो विद्यार्थी संज्ञा शब्द को परिभाषित करने योग्य होते हैं, कि मैं, बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो संज्ञा शब्द को परिभाषित कर सके। आदर्श वाचन। अब देखो आदर्श वाचन क्या है। आदर्श वाचन, व्याकरण शिक्षण में हम बात करते हैं या हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं, तो एक भाषा शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो भाषा को सही तरीके से बोलेगा, व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखकर, उच्चारण को ध्यान में रखकर। ठीक है, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर एक भाषा का सही प्रयोग करेगा, भाषा को एक आदर्श रूप में बोलेगा। इसलिए हम, जो भी शिक्षक बोलता है तो हम लिखते हैं आदर्श वाचन, की शिक्षक भाषा को सही प्रकार से बोलता है, तो इसलिए हम लिखते हैं आदर्श वाचन। एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो हिंदी को जो बोलेगा तो आदर्श रूप में बोलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, छात्र अध्यापक क्रियाओं में आप संज्ञा को परिभाषित करोगे और बच्चों से प्रश्न पूछोगे, और बच्चा क्या करेगा, उसको ध्यान से सुनेगा। विद्यार्थी क्रियाओं में बच्चा ध्यान से सुनते हैं और विद्यार्थी और उसके उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने संज्ञा को परिभाषित किया, आपने प्रश्न पूछे बच्चों से और बच्चों ने उसके उत्तर दिए। इस तरह से आपका व्यवहारगत उद्देश्य पूरा होता है कि विद्यार्थी संज्ञा शब्द को परिभाषित करने योग्य होते हैं। उसी तरीके से संज्ञा के भेद। तो मैं जब संज्ञा के भेद बताऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी संज्ञा के भेदों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं। फिर मैंने बताया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 5 भेद है। तो मैं क्या करूंगा, कक्षा में सभी भेदों के बारे में बच्चों को मैं बताऊंगा, उसकी परिभाषा दूंगा, उसके उदाहरण में बच्चों को बताऊंगा, और उसके बाद में बच्चों से प्रश्न पूछूंगा ताकि बच्चों को संज्ञा के एक एक करके 5 भेद के बारे में पता चल जाए। ठीक है, और जो भी मैं शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा हूँ उसका मैं एक लघु प्रारूप, मतलब मिनिएचर यहाँ पे लगाऊंगा, और जो भी मैं काम श्याम पट पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आप काले रंग का चार्ट पेपर में यहाँ पे चिपका कर उस पर आप लिख सकते हैं, ताकि भविष्य में जो भी एक्सटर्नल है, जो भी आपके शिक्षक हैं, जब उसको देखें तो उनको पता चले कि आपने क्या शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया और आपने क्या क्या काम श्याम पट पर करवाया। ठीक है, तो इस तरह से मैं संज्ञा के एक एक भेद बच्चों को बताते रहूंगा, उसकी परिभाषा दूंगा, उसके उदाहरण दूंगा और प्रश्न पूछूंगा ताकि बच्चों को एक एक भेद पता चलते रहें। ठीक है, और बच्चा इस योग्य हो जाए कि वो संज्ञा के जो भेद है उसका वर्णन कर सके। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में मैं इस पाठ योजना को बनाता हूँ। ठीक है, मैंने बनाया और आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और आखिर में क्या करना है, अब जब अध्याय के अंत में हमें जो भी चीजें मैंने बच्चों को पढ़ाई, तो पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को फिर से एक बार मैं पूछूंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं। और गृह कार्य में मैं बच्चों को बोलूंगा कि संज्ञा के प्रत्येक भेद के 5-5 उदाहरण लिखकर लाओ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने संज्ञा की पाठ योजना बनाई। अब इस पाठ योजना का क्या लाभ है, अगर आप मान लो क्रिया की पाठ योजना बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शिक्षण बिंदु में क्रिया, क्रिया के भेद और विद्या, बिल्कुल व्यवहारगत उद्देश्य में आप सिर्फ क्या बदलोगे, प्रकरण को बदलोगे, बाकी चीजें एक जैसी रहेंगी। आदर्श वाचन में भी आप परिभाषा और उदाहरण को बदलोगे। ठीक है, बाकी चीजें आप देखोगे एक जैसी रहेंगी, ज्यादा कोई किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रकरण को बदलना है। आप व्याकरण का जो विषय ले रहे हैं, आप सिर्फ उसको बदलना है आपको, बिल्कुल। बाकी आप इसी तरीके से चीजों को बिल्कुल लिख सकते हैं, ज्यादा किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप अगर सिर्फ इस पाठ योजना को ध्यान से आप देखते हैं, समझते हैं, तो इस आधार पर आप व्याकरण शिक्षण की अन्य जो भी पाठ योजना है, चाहे क्रिया है, चाहे विशेषण है, चाहे सर्वनाम है, ठीक है, चाहे अलंकार है, समास है, आप सभी पाठ योजनाओं को इस तर्ज पर आप बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा फिर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर जैसे मैंने आपको शिक्षण जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी हिंदी में आपको जल्दी से मिलती नहीं है, तो अगर आपको ये पाठ्य योजना ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आपको ये हिंदी में चाहिए, ठीक है, हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं ये भी अगर आपको हिंदी में चाहिए, तो आप अपना जो मेल आईडी है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, और मैं आपको ये मेल भी आपको कर दूंगा, ताकि आप बिल्कुल आसानी से व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बना सकें, गद्य की पाठ्य योजना बना सकें, पद्य की बना सकें, और अगर आप हिंदी में सामाजिक अध्ययन या अन्य विषय हैं तो उसकी भी आप बिल्कुल आसानी से बना सकें। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आप सिर्फ व्याकरण शिक्षण की इस पाठ्य योजनाओं के आधार पर आप व्याकरण शिक्षण की जो व्याकरण के अन्य विषय हैं उस पर भी आप बहुत ही आसानी से पाठ्य योजना बना सकते हैं। आपको सिर्फ प्रकरण को बदलना है, बाकी चीजें आप बिल्कुल एक जैसी ही रख सकते हैं। तो आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सबसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाठ्य योजना किस तरह से हम बनाते हैं और व्याकरण की किस तरह से बनाते हैं, उनको आसानी से पता चल सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।